बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज मेरे पास आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और बेटा, ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन है ना, ये बेटा बहुत बार आता है बोर्ड के पेपर में और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए पढ़ें। व्हाट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? What is Human Genome Project? What has been revealed about our genome so far? Human Genome Project क्या है? और उसके बाद अगली बात उसने हमसे बोली है कि अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या क्या बातें रिवील कर ली हैं। तो देखो जी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसको ना मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये 1990 से शुरू हुआ है बेटा। और 1990 से लेके अब हम कहाँ पहुँच गए 2020 में, यानी इसको 20 साल हो चुके हैं। मैं सिंपल वे में आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या किया जा रहा है। बहुत ही 20 सालों से हमारे सभी जीन्स को रीड किया जा रहा है, समझा जा रहा है उनके एक्सप्रेशंस को, और उनको स्टोर भी किया जा रहा है, उनकी कॉपीज़ भी बनाई जा रही हैं डीएनएस की। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। आइए पढ़ें। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो एक एम्बिशियस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो 1990 में शुरू हुआ। इसीलिए इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। अब इसके गोल्स और प्रोजेक्ट के गोल्स क्या हैं? पहला, मैपिंग टू डेवलप टेक्निक्स ऑफ मैपिंग द ह्यूमन जीनोम एट इंक्रीजिंग फाइन लेवल ऑफ प्रिसीजन। तो जीन मैपिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कैरी आउट किया जा रहा है। और बेटा, जिस दिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोगों ने सारे जीनोम्स को रीड कर लिया और हमें उनके इफ़ेक्ट्स पता चल गए और हमें उनके कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन पता चल गए, तब बेटा एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज हम बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे और वो इलाज आ जाएगा, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज आ जाएगा। इसीलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है। नंबर 2, टू एड्रेस the ethical, legal and social issues that may arise from this project। ठीक है बेटा, ethical issues, social issues और legal issues, ठीक है, उनको भी कंट्रोल करने के लिए हम इसको अच्छे से स्टडी कर रहे हैं ताकि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और उसके जो फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स हों उनसे हमारी लाइफ इजी हो जाए और बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब ह्यूमन जीनोम क्या होता है? वी हैव आवर जीनोम डिसाइफर्ड इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक स्क्रिप्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन जीनोम क्या है? हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मदद से हमारे जितने जीन्स हैं उनको डीकोड करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी एक तरह की पहेलियाँ हैं जिनको सुलझाना शुरू कर दिया। डिसिफर का मतलब बेटा ये देखो, डिसिफर्ड का मतलब ही यही होता है कि जब हम किसी चीज़ को रिवील कर लें, अगर उसकी मिस्ट्री को ओपन कर लें, उसको खोल लें, उसको डिसिफर करना बोलते हैं। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यहाँ हमारे पास अराउंड 3 बिलियन बायोकेमिकल लेटर्स इकट्ठी हो चुकी हैं। ठीक है, जो हमारे पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अभी तक एक्सप्लेन करती हैं और अभी भी बेटा रिसर्च चलती जा रही है। अभी भी कितने जीन हैं और उनके एक्सप्रेशंस हैं उनको स्टडी किया जा रहा है। अब आपके पास 10 डिजिट्स का नंबर है। बेटा 10 डिजिट्स के नंबर को अगर हम आगे पीछे करते रहें, आपके पास कितने डिजिट्स आ जाएंगे, कितने नंबर बन जाएंगे, यू कैन नेवर इमेजिन। तो इसीलिए हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में इतना टाइम लग रहा है क्योंकि अलग अलग कम्बिनेशन जब हो जाती हैं जीन की, डीएनए के ऊपर अलग अलग एक्सप्रेशन बेटा हमें देखने को मिलते हैं। अब आगे, अच्छा, रेवोल्यूशन ऑफ जीनोम के बारे में पढ़ते हैं। तो वी वर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर देन 10 लाख जीन्स बट वी हैव अप्रोक्सीमेटली 30,000 to 40,000 जीन। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 10 लाख जीन जब हम पढ़ लेंगे, जब उनको स्टडी कर लेंगे, उनको डिसिफर कर लेंगे, जब उनकी कोडिंग कर लेंगे,
तो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, पर अभी बाय फार हम 30 से 40 हज़ार जीन्स तक की पहुँचे। फिर नंबर 2 है बेटा 9/10 ऑफ आवर जीन्स आर आइडेंटिकल टू दैट ऑफ अ माउस। हमारे जीन माउस से भी बहुत मैच करते हैं। फिर वी हैव मोर देन ट्वाइस जीन्स देन फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। तो जितना ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के पास जीन है उससे दोगुने अमाउंट में हमारे पास जीन्स प्रेजेंट है। एंड वी हैव 6 टाइम्स मोर जीन्स देन बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया के जितने जीन है उससे 6 गुना जीन हमारे अंदर प्रेजेंट है। दैट इज़ फिर आ गया हमारा स्कोरेंशिया कोलाई, जैसे एक बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया से 6 गुना ज़्यादा हमारे अंदर जीन है। जो हाउस फ्लाई है उससे 2 गुना ज़्यादा हमारे अंदर जीन्स है। और अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उन सभी ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा जीन्स हमारे पास है, इसलिए तो हम लोग बेटा ज़्यादा एडवांस है ना। फिर जीनोमिकली एवरी ह्यूमन बीइंग इज एग्जैक्टली द सेम एंड इवन बैक्टीरिया आर आवर कजन्स इन कोड। अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अच्छे से रीड कर लेते हैं, हम स्टडी कर लेते हैं, तो सभी ऑर्गेनिज्म हमें जेनेटिकली सिमिलर लगने लग जाते हैं। बस जीन का नंबर का फ़र्क है। अगर आप में 46 क्रोमोसोम है, गोरिल्ला में 48 क्रोमोसोम है, मंकी में नंबर चेंज हो जाएगा, इसी तरह बैक्टीरिया में भी नंबर चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ नंबर्स का फ़र्क है। ऑर्गेनिजम्स की सारी संरचना किसके ऊपर चेंज होती जा रही है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जीन्स। ठीक है। फिर उसके बाद वी आर 99.9% आइडेंटिकल विद ईच अदर एट द डीएनए लेवल। अगर हम होमो सेपियंस यानी ह्यूमंस का डीएनए लेवल को स्टडी करें तो हम सब एक दूसरे से 99.9% सेम है, आइडेंटिकल है। पर ये जो बेटा 0.1% है ना, उसी से देखो कितनी वेरिएशन आई हुई है। किसी के कलर में चेंज आया हुआ है, किसी के हाइट में चेंज है, ठीक है, हेयर के कलर में चेंज है, आइस के कलर में चेंज है। तो ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ आर जेनेटिक डिफरेंसेस आर शेयर्ड among all ethnicities and races spread in the geographical region around the planet। ठीक है। तो अगर हम अपने जेनेटिक डिफरेंसेस को देखें तो हमारे पूरे प्लानट में आपको बहुत सारी वेरिएशन मिलेगी। अगर अफ्रीका में चले जाओगे वहाँ पे आपको सारे ब्लैक्स मिलेंगे। अगर आप इंग्लैंड साइड पे चले जाओगे वहाँ पे आपको वाइट कलर बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, जिनको हम गोरे भी कहते हैं। और अगर आप एशिया में आ जाओगे तो एशिया में आपको हर कलर की क्या मिलेगी, कम्बिनेशन देखने को मिलेगी। वाइट भी मिलेगा, ब्राउन भी मिलेगा, डार्क भी मिलेगा, हर तरह की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। फिर 7th पॉइंट है डिफरेंट ह्यूमन जीन्स वेरी वाइडली इन द लेंथ ऑफन ओवर थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट होते हैं और थाउजेंड्स बेस पेयर्स का डिफरेंस उनके बीच में आता है। वाइल बीटा ग्लोबिन एंड इंसुलिन जीन्स आर लेस देन किलो बेस पेयर, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और नेक्स्ट क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2400 किलो बेस पेयर्स। दिस इज प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट जीन नोन। तो ये बेटा ये जो आपके लिए जो पॉइंट आया ना, ये आपके लिए पीएमटी का पॉइंट आ गया कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें एक्स क्रोमोसोम 2400 किलो बेस पेयर्स का बना होता है। तो उस डिजीज़ का नाम है डचन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कौन सी डिजीज़ है? इट इज़ रिलेटेड टू आवर मसल्स। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक लिली का जो फ्लावर है उसके पास 18 टाइम्स मोर डीएनए होते हैं ह्यूमन बींग्स से। देखो कितनी ज़्यादा वेरिएशन है हमारी अर्थ के ऊपर। लिली के फ्लावर में 18 टाइम्स मोर डीएनए होते हैं ह्यूमन बींग से। द आइडिया ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नीडिंग मोर डीएनए सीम्स टू ब्रेक डाउन विद सम प्लांट्स। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे सोच रहे थे कि जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर उतने डीएनए होंगे, वो वाला आइडिया यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि लिली तो इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं, हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लिली से। फिर भी लिली के अंदर कितने गुना ज़्यादा डीएनए? 18 टाइम ज़्यादा डीएनए। तो अभी बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जो हमें समय के साथ पता चलेंगे जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बार बार आपको बता रहा हूँ कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है।
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम ह्यूमंस के सारे जीन्स की डिस्कवरी कर रहे हैं, ठीक है, और हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि डिस्कवरी तो नहीं कह सकते, उनको डिसिफर कर रहे हैं। डिसिफर का मतलब उनके कोड्स को ओपन कर रहे हैं। जितने भी उनके कोड्स हैं जिन्हें रीड नहीं किया गया अभी तक, उनको हम रीड करके उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। और जब ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी इकट्ठी हो जाएगी तो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो कैलकुलेशंस बोलती हैं कि जी 10 लाख जो हैं जीन्स हैं वो हमारे अंदर हैं, उसमें से अभी सिर्फ हमने बेटा 30 to 40,000 जीन्स को स्टडी किया है। अभी ये प्रोजेक्ट बहुत देर तक चलेगा और आने वाली हमारी पुश्तों में आज से 100 साल बाद, 150 साल बाद, जो आज बीमारियां जिनका इलाज नहीं है, कैंसर, एड्स, और जब हमें हेपेटाइटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस सी, जब इन बीमारियों का इलाज नहीं है तो आने वाले समय में इन बीमारियों का भी इलाज ज़रूर होगा, क्योंकि शायद तब तक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट है जी पॉइंट आज का, नियरली 1 मिलियन कॉपीज ऑफ शॉर्ट 5 to 8 बेस पेयर repeated sequences clustered around the centromere and near the end of chromosome represent what is called the junk DNA। बेटा देखो, क्रोमोसोम के ऊपर तो हम स्टडी कर ही रहे हैं डीएनए को, पर क्रोमोसोम के ऊपर भी जो पार्ट होते हैं, कुछ रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं और जो क्रोमोसोम के एंड्स पे प्रेजेंट हैं बेटा, उनकी ही कम से कम 1 मिलियन कॉपीज़ हैं। तो उनको भी स्टडी करना अभी हमारे पास पड़ा, जिसको जंक डीएनए बोलते हैं। और क्या पता इन जंक डीएनए के अंदर ही हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन छुपे हुए हों। तो आज मैंने बेसिकली आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करवाया है, ठीक है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा, बहुत बड़ी आता है और आपसे 1 मार्क में पूछा गया होता है मेगा प्रोजेक्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे जी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। फिर आपको पूछ लेंगे जी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, फिर आप बताओगे कि ये 1990 से चलता आ रहा है और इसमें बहुत सारे जो डीएनए हैं, जो जीन्स हैं, उनको डिसिफर करना है। डिसिफर का मतलब उनको रिवील करना है, उनको स्टडी करना है, उनके कॉज और इफेक्ट्स को, इस करके इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम एंड डिस्कस मेथड ऑफ इंजेक्टिंग फेयर इनटू होस्ट सेल। तो सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो रिकम्बिनेंट डीएनए है कैन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद रिकमेंडेशन डीएनए ऑन आइस, रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, followed by placing them briefly at 42 डिग्री सेंटीग्रेड and then putting them back on ice। सो बेटा एक बात याद रखना कि जो डीएनए होता है ना वो बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है। तो अगर आप डीएनए की एकदम से हीट को ठंडे में रखोगे, फिर एकदम उसको गर्म करोगे, फिर एकदम ठंडा करोगे, तो उस डीएनए को हम ब्रेक कर सकते हैं। और जब हम उस डीएनए को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद उसके अंदर हम फॉरेन डीएनए को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे यही तो हुआ, देखो पहले डीएनए लिया, उसको आइस के ऊपर रखा, ठंडा करा, फिर एकदम से उसको कितने पे डाल दिया, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और फिर दोबारा उनको आइस के ऊपर डाला। तो इस तरह से डीएनए को हमने ब्रेक कर लिया। आगे, इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, रिकम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। सो माइक्रो इंजेक्शन में आजकल बेटा छोटी छोटी जीन गन्स आ गई हैं। इन जीन गन मेथड आ गया, इनके अंदर सीधा न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए डाल दिया रहता है, जो बाहर से हमने इनके अंदर रिकम्बिनेंट करना है। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर प्लांट्स, इन दिस सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी। इस मेथड में सेल्स को हम बहुत हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स के साथ बम्बार्ड करते हैं। और ये जो इनकी बुलेट्स होती हैं ना बेटा, जो जीन गन की बुलेट्स होती हैं, ये गोल्ड या टंगस्टन की बनी होती हैं और इनके ऊपर फॉरेन डीएनए को कोट किया गया होता है। तो सोचो, एक सेल के ऊपर हम बार बार गन से फायर कर रहे हैं, माइक्रो गन से, और उसमें छोटी छोटी जो बॉल्स हैं वो टंगस्टन और गोल्ड की बनी हुई हैं, और उनके ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट है, वो सीधा किसके अंदर जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है। और इसको
बायोलिस्टिक्स और जीन गन्स भी बोलते हैं, जो इस तरह से डीएनए को, फॉरेन डीएनए को किसी भी बैक्टीरिया के सेल के डीएनए में डाल देती हैं. द लास्ट मेथड यूज disarmed pathogen vector which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host. तो सिंपल बेटा, कैसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कैरी आउट कर सकते हैं, कैसे हम फॉरेन डीएनए को किसी भी सेल के न्यूक्लियस के डीएनए में डाल सकते हैं. पहले तो जी पहला मेथड है सडन कूलिंग, सडन हीटिंग, सडन कूलिंग. इसमें क्या होता है, एकदम ठंडा गरम करने से डीएनए ब्रेक हो जाता है और जो ब्रोकन पीसीज होते हैं उसके अंदर फॉरेन डीएनए आसानी से हम डीएनए प्लेस कर सकते हैं. सेकंड मेथड आ गया बेटा आपका जीन गन मेथड. इसमें जो जीन गन होती है उसके ऊपर वो उसके अंदर हम टंगस्टन या गोल्ड की बहुत ही माइक्रो बुलेट्स यूज़ करते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. इन बुलेट्स के ऊपर फॉरेन डीएनए को कोट किया गया होता है और जब इसको न्यूक्लियस के अंदर भेजते हैं तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, जो पुराना डीएनए है, वो नए डीएनए को एक्सेप्ट करके रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने लग जाता है. और लास्ट मेथड है बेटा वेक्टर. वेक्टर मेथड में क्या करना है, आपने किसी बैक्टीरिया में एक ऐसा वेक्टर भेजना है जो उसके अंदर जाके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या करना शुरू कर देगा, अपना फॉरेन डीएनए इंटरेक्ट करवाने लग जाएगा और रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट हो जाएगी. तो ये मेथड्स थे बेटा जिससे हम होस्ट सेल के अंदर फॉरेन डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं. सो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ आ गया होगा. अच्छे से पढ़ना, मेहनत करना, स्टडी हार्ड, एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी एनी टाइम. तो आज के लिए इतना ही बेटा. स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टडी हार्ड.